हेलो हिंदी मीडियम अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अरुण कुमार यादव और आज इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कक्षा 9 की जो प्रश्नावली है 10.5 इसके प्रश्न 7 और 8 का सॉल्यूशन। तो शुरुआत करते हैं प्रश्न संख्या 7 से। इसके अलावा अगर आपको इससे पहले की वीडियोस देखनी है तो उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या बोला गया, यदि एक चक्रीय चतुर्भुज के विकर्ण उसके शीर्षों से जाने वाले वृत्त के व्यास हों तो सिद्ध कीजिए कि वह एक आयत है। कहने का मतलब क्या है कि अपने पास एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज मान लो यहाँ पे ए बी सी डी है। चक्रीय चतुर्भुज आप समझते हैं ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष किसी वृत्त की परिधि के ऊपर होंगे। तो यहाँ पे एक वृत्त है, उसकी परिधि पे ए बी सी डी ये चारों शीर्ष हैं। ठीक, अब यहाँ पे ये बोला जा रहा है कि जो ये चक्रीय चतुर्भुज ए बी सी डी है, अगर इसके विकर्ण जो हैं वो इसी वृत्त के व्यास भी हैं, यानी कि जो ए सी है और बी डी है वो इस चतुर्भुज का विकर्ण भी है और इस वृत्त के लिए व्यास भी है, तो हमें यह सिद्ध करना है कि ए बी सी डी एक आयत है। ठीक, कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैं लिख लेता हूं मुझे क्या दिया है, मुझे क्या सिद्ध करना है। तो हमें क्या दिया गया है, ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है और ए सी व्यास है और बी डी व्यास, यानी कि ए सी और बी डी व्यास है। ठीक, उसके बाद हमें लिखना होता है हमें क्या सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है, ए बी सी डी एक आयत है। कैसे सिद्ध करेंगे, बहुत आसान है। देखो मैं यहाँ पे लिखूंगा, मान लो AC की बात करता हूँ पहले। मैं यहाँ पे लिखता हूँ AC व्यास है, AC व्यास है। ठीक है ना, दिया हुआ है कि AC व्यास है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब कोण ADC बराबर हो गया 90, कोण ADC बराबर हो गया 90 और इसी तरह से कोण ABC भी 90 हो गया। क्यों हो गया अभी समझाता हूं, मैं पहले लिख लूं। ठीक है, अब देखो क्यों हुआ ये दोनों 90। मैं कह रहा हूं कि ये वाला कोण भी 90 हो गया अगर ये व्यास है तो, और ये कोण यानी कि ABC ये भी 90 हो गया। ठीक है ना, दोनों कोण कौन कौन से, ADC यानी A से गए D पे फिर C पे निकले, ये भी 90 हो गया और ये भी 90 हो गया। जैसे ही ये दोनों 90 हुए हमें रीजन लिखना पड़ेगा, कारण लिखना पड़ेगा क्यों कह रहे हैं हम ऐसा। हम बोलेंगे अर्धवृत्त में बने कोण है ये। ठीक है ना, ये कहाँ पे हैं, ये हैं अर्धवृत्त में बने कोण। ठीक है, अच्छा अर्धवृत्त में बने कोण क्या होते हैं इसको समझ लो थोड़ा। अगर आपके पास कोई वृत्त है, ठीक है ना, और आप उसका कोई व्यास बना दो, वृत्त का क्या बना दो, व्यास। अब इस व्यास के दोनों सिरों को, ठीक है ना, किसी भी एक वृत्त खंड में किसी भी एक तरफ जोड़ोगे तो ये हमेशा 90 मिलेगा, कहीं भी जोड़ दो। ठीक है ना, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त में बना कोण। ठीक है ना, जैसे ये जो व्यास था अगर मैं यहाँ भी जोड़ दूँ ना तो फिर से ये 90 ही बनाएगा। इसी तरह से अगर आप नीचे वाले वृत्त खंड में कहीं जोड़ दो इसको, ठीक है, ये जो व्यास है इसके दोनों सिरों को, एक सिरा ये रहा एक सिरा ये रहा, तो फिर से इधर भी ये 90 ही बनाएगा। ठीक, इसको हम बोलते हैं अर्धवृत्त में बने कोण। आपको ये प्रमेय याद रखनी है कि अर्धवृत्त में बने कोण 90 डिग्री के होते हैं। तो यहाँ पर भी देखो यही नियम लग रहा है। यहाँ पर मैंने बोला AC व्यास है, ठीक है ना, ये व्यास है तो आपने एक व्यास का टुकड़ा सिरा इधर मिलाया, मतलब एक व्यास का सिरा इधर मिलाया तो ये 90 मिलेगा। ऐसे ये व्यास है, आपने ये व्यास का सिरा इधर और इधर मिलाया तो ये भी 90 बनेगा। समझ में आ गई बात। हम इसके आगे, ठीक है, इसके आगे क्या बोल सकते हैं, अगर मैं इसके आगे कुछ भी ना करूं तब भी अब मैं बोल सकता हूं कि ABCD आयत होगा। क्यों, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज जिसमें जो सम्मुख कोण है उसमें से प्रत्येक 90-90 का हो, यानी ये भी 90 का हो ये भी 90 का हो, सामने सामने वाले, तो पक्की बात है आयत ही बनेगा। ठीक है, बट वो क्यों बनेगा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा है ना, आपने ऐसी कोई प्रमेय भी नहीं पढ़ी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, मैं चारों को ही 90 दिखा देता हूँ। जब चारों 90 होगा तब तो आपको पता है कि वो आयत होता है, तो मैं चारों को 90 दिखा देता हूँ, हालांकि उसकी जरूरत थी नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे चारों को 90 कैसे दिखाएंगे भाई, देखो मैं पहले इसको ना मिटा देता हूँ। ठीक है, अब मैं बोलूंगा AC भी व्यास है, BD भी व्यास है, BD भी व्यास है इसी प्रकार। ठीक है ना, तो यानी कि अगर BD व्यास हो गया भाई साहब ये, तो व्यास के दोनों सिरे ये वाला और ये वाला इधर मिलाओ तो ये यानी कि 90 मिलना चाहिए। ऐसे ही इसी व्यास के दोनों सिरे यहाँ मिला दो, ये भी 90 मिलना चाहिए, है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोण DAB ये भी 90 होगा
और कोण BCD ये भी 90 होगा। चारों कोण 90 हैं, तो मतलब ये क्या है, ये एक आयत है। तो हम बोल सकते हैं ना चतुर्भुज ABCD का प्रत्येक, ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे अतः ABCD प्रत्येक कोण 90 है, प्रत्येक कोण कितना है, 90 है, इसका मतलब यह आयत है। ठीक, ये हो गया। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। अब देखो जो अगला प्रश्न है ये भी काफी आसान सा प्रश्न है। इसमें क्या बोला गया है, इसमें कह रहे हैं यदि एक समलंब की असमांतर भुजाएं बराबर हों तो सिद्ध कीजिए कि वह चक्रीय चतुर्भुज है। तो मान लेते हैं कि अपने पास एक समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज आप जानते हैं कुछ ऐसा दिखता है, ठीक है ना, इसका एक जोड़ा समांतर होता है। तो ABCD मान लिया ये समलंब है, ठीक। इसकी जो भुजाएं समांतर नहीं है यानी असमांतर हैं वो आपस में बराबर हमें बताई गई है, यानी कि AD जो है वो बराबर है BC के। हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ये जो है ना ये एक चक्रीय चतुर्भुज होगा, ठीक है। कैसे करेंगे, देखो भाई सबसे पहले तो लिख लो क्या क्या दिया है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि हमें दिया है समलंब चतुर्भुज ABCD में AB समांतर है CD के और AD बराबर है BC के, यानी कि जो ABCD मैंने बनाया है, ठीक है ना, मैंने कुछ इस तरह से बनाया है कि जो AB है वो CD के समांतर है और जो समांतर नहीं है भुजाएं यानी कि AD वो बराबर है BC के, ये दोनों भुजाएं बराबर है, ठीक है। हमें सिद्ध क्या करना है कि जो ये चतुर्भुज है ये चक्रीय चतुर्भुज है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पे हमें एक रचना करनी पड़ेगी। रचना हम क्या करेंगे, देखो हम यहाँ पे एक रचना करेंगे। हम यहाँ A से BC के समांतर, ठीक है, एक रेखाखंड खींचेंगे, ठीक है। मान लेते हैं ये AP है, तो मतलब मैंने AP खींचा जो कि इस BC के समांतर है। याद रखना मैंने BC के समांतर AP खींचा, कहाँ से, A से, ठीक, इसका नाम मैंने दिया AP। तो मतलब मैंने AP समांतर खींचा है BC के। अब समांतर खींचने से क्या फायदा होगा वो समझो, ठीक है। उससे पहले मैं इस कोण को बोल दे रहा हूं, ठीक है, इस कोण का मैं नाम दे देता हूं कोण 1 और इस कोण का मैं नाम दे देता हूं कोण 2, ठीक है ना, इनका भी बाद में काम आएगा, पूरा पूरा नाम ना लिखना पड़े इसलिए ऐसा किया मैंने। अब मैं क्या बोलूंगा, ध्यान से देखना। अब मैं बोलूंगा कि भाई जो AP है वो समांतर है BC के, है ना, रचना के हिसाब से, रचना भी हमने ऐसी करी है, ठीक है। तो रचनानुसार अब मैं बोलूंगा चतुर्भुज, ध्यान देना, चतुर्भुज APCB में, APCB की बात कर रहा हूं मैं भी, ठीक है। आप चाहो तो मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपका ध्यान बार बार उधर जाता रहे, ठीक है। मैं हाईलाइट कर देता हूं इसको। मैं बात कर रहा हूं APCB, इस वाले की बात कर रहा हूं। अभी आपका ध्यान यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। इसमें मैं कह सकता हूं कि जो AB है वो PC के समांतर है, AB समांतर PC के है, ठीक है, दिया है। अब दिया है, मैं AB PC के समांतर नहीं दिया था, हालांकि AB जो था वो पूरे DC के समांतर था, बट क्योंकि जो ये DC है उसी का तो टुकड़ा PC है, तो अगर पूरा DC समांतर है तो उसका एक टुकड़ा PC भी समांतर होगा, उसी को हम दिया है लिख सकते हैं ना, इतना मत सोचना। तो ये हो गया। दूसरी बात मैं क्या बोल सकता हूँ कि जो AP है वो BC के समांतर है, AP जो है ये BC के समांतर है। ऐसा क्यों हुआ, ये जो AP है ये BC के समांतर क्यों हुआ, हमने रचना ही ऐसी करी है, हमने बनाया ही ऐसा है AP कि वो BC के समांतर है। तो इसको हम क्या लिखते हैं, इसको हम लिखते हैं रचनानुसार, यानी रचना के अनुसार, ठीक। अब देखो, अब मैं कह सकता हूं कि जो ये चतुर्भुज था इसके जो ये सम्मुख भुजाएं हैं ये भी समांतर हैं और जो ये सम्मुख भुजाएं हैं ये भी समांतर है ना। तो दोनों जोड़े सम्मुख भुजाओं के समांतर हैं, तो पक्की बात है APCB एक समांतर चतुर्भुज है ना, क्योंकि अगर दोनों जोड़े समांतर हो जाए तो समांतर चतुर्भुज होता है। इसका मतलब APCB एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है। अब समांतर चतुर्भुज होने से क्या फायदा है हमारा वो जरा देख लो। पहले इसको मैं नीचे लेके आता हूं, ठीक है। अब देखो, अब अगर ये समांतर चतुर्भुज है
तो इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, इसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होंगी, मतलब जो BC है वो AP के बराबर होगा, पक्की बात है। इसका मतलब जो BC है वो बराबर होगा AP के, है ना। समांतर चतुर्भुज क्या है, APCB की, यहाँ पे आप लिखना सम्मुख भुजाएं, है ना। अगर ये सम्मुख भुजाएं मतलब अगर ये समांतर चतुर्भुज है तो इसकी सम्मुख भुजाएं तो बराबर होंगी ना। अच्छा, एक और बात, यही BC जो था, देखो इस पे 2 कट लगा हुआ है, इस पे भी 2 कट लगा हुआ है, यानी कि यही BC AD के भी बराबर दिया हुआ था शुरू में, याद करो, है ना। ठीक है, ये दिया है, ये तो हमें दिया ही था ना कि BC और AD बराबर है। अब देखो जरा, अब अगर मैं इसको 1 बोलूं, इसको 2 बोलूं, तो मैं कह सकता हूं AP भी BC के ही बराबर है, AD भी BC के बराबर है, दोनों किसी एक ही चीज के बराबर हैं तो आपस में भी बराबर होंगे, यानी कि सीधा सीधा जो AP है वो बराबर हो जाएगा AD के। यहाँ पे हम लिखेंगे 1 व 2 से हमने ऐसा किया है ना। समीकरण 1 और 2 को देखने से पता लग रहा है कि ये दोनों चीजें बराबर होंगी। ठीक, अब देखो, अब हम क्या बोल सकते हैं, अब कहानी में थोड़ा और आगे चलते हैं, फिर से फिगर अभी तो चलो ऊपर नहीं गई, ले आएंगे बाद में। अब देखो यहाँ पे, अब आपको क्या करना है, आपको सीधी सीधी बात ये मान लेनी है कि जो त्रिभुज ADP है इसमें देखना है, त्रिभुज ADP में, है ना। त्रिभुज ADP में अपने पास क्या है, AP बराबर AD, है ना। अब इस पे भी हम 2 कट लगा सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हो गए, ठीक है ना। AP और AD बराबर हो गए, ऊपर से मैंने यहाँ नीचे छाप दिया। ठीक, अब AP के सामने कौन सा कोण है, AP के सामने कौन सा कोण है, कोण D, और AD के सामने इस त्रिभुज में कौन सा कोण है, कोण 1। ठीक है, यहाँ पे आप लिखना त्रिभुज की बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। मैं एक्सप्लेन कर देता हूं, ये अपना त्रिभुज है, इस त्रिभुज की ये भुजा इस भुजा के बराबर हमने सिद्ध कर दी, तो इनके सम्मुख कोण 1 हो गया, इसका सम्मुख कोण D हो गया, तो कोण D और 1 बराबर होंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ये मान लेते हैं अपनी समीकरण हो गई 3। ठीक, इसके बाद हम कह सकते हैं कि भैया कोण 2 और कोण B आपस में बराबर होंगे, कोण 2 और कोण B आपस में बराबर होंगे, क्योंकि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण हैं जो कि बराबर होते हैं। ठीक है, आपको याद होगा शुरुआत में हमने इसको समांतर चतुर्भुज सिद्ध किया था, और समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। आप कहोगे ये सब क्यों कर रहा हूं मैं, देखो ये सब इसलिए कर रहा हूं ना, क्योंकि मुझे किसी तरह से जो बड़ा वाला चतुर्भुज है ABCD, इसको चक्रीय दिखाना था। चक्रीय दिखाने के लिए अगर मैं इसको और इसको 180 प्रूफ कर दूं जोड़ के, है ना, तो हमें पता है कि अगर चतुर्भुज के सम्मुख कोणों का योग 180 आ जाए तो चक्रीय होता है। अब देखो आ जाएगा कैसे, अब कहानी में लेके आते हैं 180 को, क्योंकि हमको उसी की जरूरत है ना भाई, तो जिसकी जरूरत ज्यादा है उस कैरेक्टर को आप लाओगे ना कहानी में, तो इसको लेके आते हैं जरा। देखो मैंने लिखा कि भाई अपने पास सीधी सीधी बात है, कोण 1 और कोण 2 को जोड़ के आना है 180। क्यों, देखो यार, कोण 1 ये रहा, कोण 2 ये रहा, ये एकदम सीधी लाइन है, तो यानी कि ये 1 और 2 को मिला के क्या बनेगा, 180। रैखिक युग्म है ये, ठीक है ना, यहाँ पे लिख सकते हो रैखिक युग्म, रैखिक युग्म। अब इससे फर्क क्या पड़ेगा, इससे फर्क क्या पड़ेगा वो देख लो भाई। ठीक है, अब इसको बोल देते हैं 4, यहां से वैल्यू रख दो यार। देखो 1 का मान कितना है, D, तो हम बोलेंगे 1 की जगह D रख दिया, यानी 1 की जगह हमने कोण D रख दिया प्लस। अच्छा 2 का मान कितना है, 2 किसके बराबर है, B के, तो मैंने 2 की जगह कोण B रख दिया, बराबर आ गया 180, है ना। आप यहाँ से इसको अगर समीकरण 3 बोलो तो इसका रीजन ले सकते हो 1। ठीक है, आपने कैसे किया, मान लेते हैं ये समीकरण 5 है, तो हमने 3, 4 और 5 का इस्तेमाल किया है, 3, 4 व 5 से, है ना, हमने वैल्यू उठाई है। 3 से हमने 1 की वैल्यू D उठा ली,
4 से हमने 2 की वैल्यू b उठा ली और इसमें रखा है तो इसका भी इस्तेमाल हुआ, यानी 5 वाली समीकरण का भी इस्तेमाल हुआ है। तो जैसे ही ये दोनों 180 हुए तो अब d और b को जोड़ के आ गया 180, है ना। सम्मुख कोणों का योग 180 है। इसका मतलब जो ABCD है वो एक चक्रीय चतुर्भुज है, हम ऐसा लिख सकते हैं अब। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ समझ में आई होंगी। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।